नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पीएम मोदी इस समय 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कल और आज 2 दिन का उनका गुजरात दौरा था और जाहिर है ऐसे समय पर मोदी गुजरात पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं, जबकि उनको सत्ता में आए 11 साल हो गया है, केंद्र की सत्ता में आए। और दूसरा मौका जो है वो है आज जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और जाहिर है मोदी इस मौके पर शायद दिल्ली से बचना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते यहाँ, ताकि उनको उनकी समाधि तक जाने की जहमत न उठानी पड़े, ना कोई उनसे ये सवाल कर सके कि आपने पहले प्रधानमंत्री को पुण्यतिथि पर उनको फूल अर्पित करना भी जरूरी क्यों नहीं समझा। क्योंकि मोदी की प्राथमिकताएं इस समय दूसरी नजर आ रही हैं। मोदी की पहली प्राथमिकता तो यही है कि किसी भी तरह अपना कद नेहरू जी से ऊंचा करना, किसी भी तरह नेहरू जी को गलत साबित करना और ये बताना कि उन्होंने जो भी विदेश नीति बनाई, गृह नीति बनाई, आर्थिक नीति बनाई, वो सब गलत थी और मैंने जो 11 सालों से किया वही सही है, वही न्यू इंडिया का रास्ता जो बना रहा है और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो न्यू नॉर्मल है। भले लोगों को वो अजीब लगे, भले लोग उस पर सवाल उठाएं, लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी राह पर मोदी अब चल रहे हैं। कल भी उन्होंने जो बातें कही वो बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें कैसे कर सकता है, जबकि देश इतने संकट में गुजर रहा है। और आज भी उन्होंने जो बातें कही तो वो, जैसा हम पहले भी बोलते हैं कि मोदी का कंपटीशन शायद खुद से ही रहता है कि वो कैसे अपनी ही बातों से कुछ और नीचे गिरकर कुछ और नया बोले। और आज 27 मई का जो दिन है, नेहरू जी की जो पुण्यतिथि का दिन है, इस मौके पर मोदी ने आज एक वार किया है बिना नाम लिए नेहरू जी का, लेकिन सरदार पटेल का जिक्र करके, कश्मीर प्रॉब्लम का जिक्र करके जिस तरह की बात मोदी ने आज गांधीनगर के अपने भाषण में बोली, उसको बाकायदा बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। तो उससे समझ में आता है कि मोदी किस तरह अभी भी देश के लोगों को जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उससे अनजान रखकर एक अपना ही अलग नैरेटिव बनाने में लगे हैं और लोगों को ये वो इस कदर उलझाने में लगे हैं कि लोग सब कुछ भूलकर केवल उनकी बात सुने और वो जो कह रहे हैं, जिस तरीके की विदेश नीति उन्होंने बनाई है, जितना उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी जो संबंध हमारे बिगड़े हैं उसको सुधारने में उनकी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही, बल्कि उस पर और वो ज्यादा ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध तो कभी न सुधरेंगे, बल्कि यहाँ पर भी जो अल्पसंख्यक हैं उनका जीना मुहाल हो जाएगा। इस समय मोदी इसी किस्म की राजनीति कर रहे हैं और ऐसी ही राजनीति पर आज कांग्रेस ने बड़ा वार किया है। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बाकायदा इसको बीजेपी की ओछी राजनीति कहा। इसीलिए हमने भी आज अपने इस कार्यक्रम का शीर्षक यही दिया है कि बीजेपी की ओछी राजनीति पर कांग्रेस का हमला। अब ओछी राजनीति बीजेपी को करनी है और उसमें भारत का स्थान उसको किस तरह का बनाना है, ये मोदी को इस समय सोचना होगा। एक बार हम उनका वो ट्वीट देख लेते हैं जो आज गांधीनगर में जो भाषण दिया मोदी ने, उस पर उन्होंने जो बातें कही। मोदी का एक ट्वीट आया है, लिख रहे हैं, 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये सिलसिला आतंकी घटनाओं का देखने को नहीं मिलता। पीएम नरेंद्र मोदी। ये जो ट्वीट है कांग्रेस को प्रहार उस पर करते हुए या नेहरू जी पर प्रहार करते हुए, ये जो बीजेपी का ट्वीट है, मोदी ने ये जो बात बोली है, वो जाहिर है इतिहास को बिल्कुल वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। क्योंकि 1947 की जो परिस्थितियां थी, किन हालात में विभाजन हुआ, किन हालात में कश्मीर जो है उसने पहले वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, ना वो भारत के साथ आना चाहता था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कबीलाइयों ने हमला किया और उसके बाद राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने मदद मांगी और फिर किस तरह से पूरा भारत और कश्मीर के बीच समझौता हुआ और कश्मीर जो है अंततः भारत का हिस्सा बना। ये पूरा इतिहास है। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय अंग्रेज जो थे तभी गए थे और उनकी बहुत सारी चीजें उस समय चलती थी प्रभाव में। और पूरे दुनिया में भी भारत चूंकि एकदम आजाद हुआ था तो अभी उसको अपनी एक आवाज जो है वो बनानी थी, उठानी थी। हालांकि नेहरू जी काफी हद तक भारत का नाम पूरी दुनिया में कर चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होना बाकी था। और इसीलिए उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस समय उन लोगों को जो सही लगा
उसको उन्होंने किया। लेकिन आज बीजेपी जो ना उसके जो पुरखे थे, ना वो स्वतंत्रता संग्राम में कहीं थे, ना उन्होंने कभी कांग्रेसियों की मदद की, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उल्टे वो अंग्रेजों से मिलते रहे। और अब उनके जो पुरखे हैं वो राष्ट्रवाद का नाम लेकर आज उनके जो वंशज यानी जो मोदी जैसे लोग हैं, ये पूरे इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया। और पटेल और नेहरू के बीच एक जबरदस्ती की दुश्मनी दिखाने की कोशिश या उनके बीच एक अलगाव बताने की कोशिश भी बीजेपी की हरदम रहती है। कांग्रेस के लिए इस समय जरूरी है कि वो ऐसी जो झूठी राजनीति है इसका भी, या जो झूठा इतिहास गढ़ा जा रहा है इसका भी पर्दाफाश करे। लेकिन अभी कांग्रेस जो कर रही है वो भी काफी मार्के की बात है, क्योंकि जिस तरीके का काम बीजेपी कर रही है उसका तुरंत ही जवाब देना जरूरी है। और बीजेपी न केवल घर में बल्कि विदेश नीति के मामले में भी लगातार विफल होती हुई दिख रही है। क्योंकि आज 27 मई से 29 मई तक विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्री, वो पहुंचे हैं अमेरिका और वहां पर वो तमाम सुरक्षा और व्यापार और इन तमाम मसलों पर बात करने पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फरवरी में मोदी की यात्रा हुई थी ये उसका आगे का फॉलो अप करने गए। लेकिन इसके साथ साथ वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी वहां बात करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और उसमें अमेरिका को साथ लेने की, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका हमारे साथ बना रहे, इसकी कोशिश करेंगे। हालांकि जब अभी शशि थरूर और पूरा उनके साथ जो डेलीगेशन गया, उन लोगों ने तमाम जगहों पर वो मिले, स्वयंसेवी संगठनों से मिले, थिंक टैंक से मिले, लेकिन अमेरिकी सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा जो कि पॉलिसी मेकर में शामिल हो, ऐसा कोई व्यक्ति उनसे नहीं मिला। न किसी ने, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ये बात बदली कि जो कुछ मैंने पहले कहा था कि मेरे कारण सीज फायर हुआ है, या भारत और पाकिस्तान उनकी नजर में जो एक है, ट्रंप अभी तक उस बात पर कायम है, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है। तो ये मोदी की विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलता है जिसको लोगों को याद रखना चाहिए। लेकिन मोदी इस समय लोगों को दूसरी ही बातें याद करा रहे हैं। इधर जो एस जयशंकर हैं, उनसे भी देश में जब राहुल गांधी सवाल करते रहे कि आप बताइए कि पाकिस्तान ने सीज फायर जो हुआ था और उसमें अमेरिका ने कैसे ये किया, क्यों उसको मध्यशंकर, इस बात पर कभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था और फिर हमने सीज फायर किया, और ये अब यहाँ पर वो अमेरिका की मध्यस्थता को नकार रहे हैं। लेकिन क्या ये बात जो जयशंकर ने एक पत्रकार से कही, क्या वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर बाकायदा मोदी सरकार बोल सकती है कि आप लोग इतने समय से जो झूठ फैला रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं? अगर ऐसा साहस करते हैं मोदी तब तो हम मान लें, लेकिन मोदी इस तरह का साहस नहीं दिखाते। पाकिस्तान को जरूर वो कल से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन चीन का नाम वो अभी भी नहीं ले रहे, अमेरिका को वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। और यहीं पे समझ में आता है कि किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी, और जिसको कांग्रेस ने कहा है ओछी राजनीति। क्या कुछ कहा है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने, एक बार सुन लेते हैं। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाए। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहता। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है।
आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी, और ये सवाल आने वाली कई कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है एक इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह पवन खेड़ा जो है मोदी के जो भाषण है उसको डिकोड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस किस्म की भाषा वो बोल रहे हैं, और इसको उन्होंने ये कहा कि अभी इसका जिक्र करना वो मजाकिया हो जाएगा। हालांकि ये मजाकिया से भी ज्यादा दुखद है, उसके लिए जो सही शब्द होता वो दुखद होता। और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल ये बात बोली या 2 दिन पहले ये बात बोली, वो लगातार आज के भी उनके जो भाषण है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि उनके निशाने पर कांग्रेस है, नेहरू हैं। तो किस किस्म की ओछी राजनीति कर रहे हैं मोदी, और कैसे बीजेपी की इस ओछी राजनीति का कांग्रेस दे रही है जवाब, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपने अभी जो पवन खेड़ा की बात है उसको सुनी, जो मोदी का ट्वीट है उसको देखा, तो जॉर्ज ऑरवेल जो है उन्होंने एक बार ये लिखा था कि लोगों को बर्बाद करने का सबसे कारगर तरीका उनके इतिहास की अपनी समझ को नकारना और मिटा देना है। तो क्या यहाँ पर मोदी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि लोगों की इतिहास की जो समझ है उसको ही आप बिल्कुल मिटा दें, नकार दें, कि लोग जो है उनका जो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो भी इतिहास लिखा गया उसको एक झटके में बीजेपी खारिज कर देती कि ये तो वामपंथियों का लिखा हुआ इतिहास है, और उनका अपना इतिहास है जिसको वो गढ़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। आज का ये जो मोदी का भाषण था, जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को उन्होंने जो नेहरू जी को आज श्रद्धांजलि दी, वो तो एक लाइन में थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, औपचारिकता थी, उन्होंने निभा दी। लेकिन असली जो उनके मन में नेहरू जी के लिए बात है वो आज के उनके इस भाषण में नजर आ गई कि सरदार पटेल की बात सुन ली होती तो हमको इतने आतंकवादी ये जो हमले हैं ये नहीं होते। क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? सुमित्रा जी, एक तो मोदी जी इतिहासकार नहीं है कि मोदी जी जो कुछ भी उवाचेंगे उसको देश इतिहास मान लेगा। पहली बात तो ये है। मोदी जी एक साधारण से प्रधानमंत्री हैं, और उन जैसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, बहुत सारे उन जैसे प्रधानमंत्री हों, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। इतिहासकार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। भाषण की कला टेलीप्रॉम्प्टर के सामने कोई भी दे सकता है, और सामने टेलीप्रॉम्प्टर हो तो कुछ भी हो सकता है, और कैमरे के सामने, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि आपकी भुजाएं जो है कैमरे के सामने क्यों फड़कती हैं, तो कैमरे के सामने भुजाएं फड़कती हैं तो उनके मुख से कुछ भी निकल सकता है कैमरे के सामने। बहरहाल वो कैमरा जीवी कहे जाते हैं, पता नहीं है कि नहीं, हम नहीं कह सकते इस बात को, ये टिप्पणी हमारी नहीं है। सोशल मीडिया पर उनको कैमरा जीवी कहा जाता है कि वो कैमरा जीवी हैं। बहरहाल जो आज उन्होंने बातें की हैं सुमित्रा जी, और आज जो पवन खेड़ा ने बातें, उनका एक तरीके से जवाब दिया है प्रधानमंत्री की कल की और आज की बातें। चूँकि पवन खेड़ा जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री गुजरात में बोल भी रहे थे, तो उस समय आज की बातों पे तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कल की जो बातें थी उस पर प्रतिक्रिया पवन खेड़ा की यानी कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहा गया कि सरकार जो है वो कोई पार्टी या नेता नहीं बल्कि ट्रोल्स चला रहे हैं। ये बहुत गंभीर टिप्पणी जो है, ये बीजेपी की ओछी राजनीति जो कही जा रही है, जिसे पवन खेड़ा ओछी राजनीति बता रहे हैं, उस पर ये बहुत तगड़ा प्रहार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ईरान की एम्बेसी जो है भारत में, उसने यहाँ के एक जो तथाकथित जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका जो एक वीडियो था उसको क्लिप काटते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो जो है मतलब अतिथि को देवता का दिया जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है, मतलब जो भद्दी टिप्पणी की थी। और उसके बाद फिर सुमित्रा जी हमारे जो ईरान में दूतावास है उसको सफाई देनी पड़ी कि ये व्यक्ति भारत का नहीं है, भारतीय सेना का नहीं है, एक स्वतंत्र विश्लेषक है, तो ये भारत की टिप्पणी नहीं है। लेकिन किस तरीके से इन लोगों ने किया, और यही जो है पवन खेड़ा कहना है कि आपने किस तरीके से टिप्पणी की, और ईरान की इस घटना का भी जिक्र किया उन्होंने
पवन खेड़ा ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि किस तरीके से हुआ, ईरान के जो विदेश मंत्री यहाँ रहे थे उसको यहाँ क्या किन किन शब्दों से नवाजा गया। और वही ईरान एक बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान को उसने कल किनारे किया, कितनी कड़ी जो थी डांट लगाई, ये साफ तौर पर सामने आया। तो यानी जो विदेश नीति के स्तर पर सरकार बुरी तरीके से फेल हो रही है, और समिता जी 78 सालों में पहली बार है कि भारत की विदेश नीति इतनी बुरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपका जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वो वहाँ जाकर विदेशों में किनसे मिल रहा है, अभी तक ये पता ही नहीं है कि मिल किससे रहा है। केवल एक जो है महत्वपूर्ण बात आई है कि साहब शशि थरूर का प्रतिनिधिमंडल जो है वो गुयाना के राष्ट्रपति से मिला है, बाकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई भी प्रतिनिधिमंडल मिला हो अभी तक नहीं आया। मैं देख रहा था कि साहब फ्रांस में जो भारत के राजदूत हैं उनसे मिलने हमारा प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के दूतावास पहुंचा। और भाई ये क्या गजब बात हुई कि हमारे दूतावास में हमारा प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और किससे मिलने के लिए पहुंचे, भारत के राजदूत से मिलने। तो भारत के राजदूत को बताने गए थे भारत का क्या पक्ष है। अरे कहते तो मैक्रो से मिलते, वहाँ के विरोधी दलों से मिलते, वहाँ के जजेस से मिलते, वहाँ के सांसदों से मिलते, वहाँ के थिंक टैंक से मिलते, लेकिन मिलने किससे गए कि फ्रांस में भारत के राजदूत से मिलने गए। ऐसी दूसरा प्रतिनिधिमंडल आज गया तो मालूम पड़ा वो सिंगापुर में जो भारत के राजदूत हैं उनसे मिलने गया। अरे भाई बैठक आप कर रहे भारत के राजदूत के साथ, बताने गए थे आप दुनिया को भारत का पक्ष बता रहे हैं, सिंगापुर के राजदूत को पक्ष। तो ये क्या करने गए हैं प्रतिनिधिमंडल। और रही सही कसर समिता जी, शशि थरूर बड़े जोर शोर के साथ, बड़े ढोल नगाड़ों के साथ भेजे गए थे अमेरिका कि वो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को ठीक करके आएंगे, बिल्कुल बताकर आएंगे कि आपको भारत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है और हमारा पक्ष ये है, आपको भारत के पास साथ खड़ा होना है। वो जो है उल्टा रायता फैलाए आए हैं और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाकर चले आए हैं वहाँ शशि थरूर। अब वो जो रायता फैलाकर आए हैं, कहा यह जा रहा है कि उस रायते को समेटने के लिए हमारे विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री, उनको जाना पड़ रहा है कि थरूर साहब जो वहाँ रायता फैला कर आए हैं उसको किस तरीके से समेटा जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ज़्यादा नाराज हो गए तो जाने क्या क्या बातें बता देंगे कि बंद कमरों में किससे क्या क्या बातें हुई और फ़ोन पर किससे क्या क्या बातें हुई, क्योंकि 10 बार तो अब तक वो दावा कर ही चुके कि वार जो है वो उन्होंने रुकवाई है। तो ये अब ये जो भेजे गए प्रतिनिधिमंडल वो क्या काम करके आए वो तो बाद में पता चलेगा क्या करके आए, लेकिन जो करके आए उस पर लीपा पोती करने के लिए, उसको संभालने के लिए अब खुद कमान जो है विदेश सचिव को संभालनी पड़ रही है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब क्यों गए विदेश सचिव ये तो वो जाने और सरकार जाने क्यों गए, लेकिन जो चर्चाएं वो चर्चाएं यही है कि थरूर साहब जो रायता फैला कर आए हैं उस रायता को समेटने के लिए विक्रम मिस्री साहब को भेजा गया है। तो ये सब आज। और अच्छा, पवन खेड़ा ने आज एक और बात कही कि जो तमाम ट्विटर हैंडल्स थे वो ट्रोल्स के जो थे वो दे दिए गए थे और ट्रोल्स जो थे वो सब कर रहे, यानी विक्रम मिस्री तक को जो है वो ट्रोल्स किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, उनकी बेटियों के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर टिप्पणियां की जा रही थी, ये सारे ट्रोल्स कर रहे थे। और ये सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग ट्रोल्स समझे जाते हैं, ये सब कर रहे थे। तो यानी समिता जी की एक संकट का समय जब देश पे था और एक तरीके से जो एक ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान भी ये ट्रोल्स जो थे वो खामोश नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा इन ट्रोल्स के जरिए थी वो पुष्ट करना चाहती थी। यानी आप विदेश नीति के मसले को लेकर आप देश के अंदर ट्रोल्स के जरिए आप राजनीति करना चाहते थे, यही ओछी राजनीति कही जाती है शास्त्रों में। पवन खेड़ा ने बताने का प्रयास किया समित्रा जी। जी बिल्कुल। और विक्रम मिस्री की आपने बात की अमलेंदु जी, और शशि थरूर वहां जाकर जब वो ये बोल आए कि ठीक है वो तो अमेरिका की डेमोक्रेसी है, कि उन लोगों ने इस बात को सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओबामा और दोनों बुश और इनसे जो है मतलब वो तो भी एक समझदार, और इनकी यहाँ पर उन्होंने समझदारी पर ही सवाल उठा दिया था। हालांकि आपका काम वहां जाकर ट्रंप को ये कन्विंस करना था कि आप भारत और पाकिस्तान को एक पड़ले पर नहीं रख सकते, लेकिन ये काम करने में इंडियन डेलीगेशन जो है अभी तक तो ऐसी कोई सफलता मिली हो ये समझ में नहीं आया, पता नहीं चला। और जिन आपने जो जिक्र किया कि वहां जाकर वो दूतावासों में मिल रहे हैं, तो फिर अमलेंदु जी जो जनता के पैसे से जो भारतीय दूतावास चलाए जाते हैं पूरे तमाम दुनिया में अलग अलग देशों में, राजनयिक संबंध होते हैं, बीच बीच में डेलीगेशंस जो जाते हैं, ये जनता के पैसे पर इतना जो खर्च करके वहां पर वो हो रहा है, तो इसका फायदा किसको मिल रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब आपके दूतावास वहां पर आपकी आवाज को नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए क्या आपको डेलीगेशन भेजना पड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इधर ये निशिकांत दुबे जो कि इसी डेलीगेशन का हिस्सा हैं, वो जिस तरीके से रोजाना इंदिरा गांधी और नेहरू जी को लेकर बिल्कुल अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं और इतिहास को भी गलत तरीके से जो पेश कर रहे हैं,
उसके बाद भी मोदी चुप हैं, या कि शशि थरूर जैसे नेता जो हैं वो इस पर भी कुछ नहीं बोलते कि निशिकांत जी आप हमारी पार्टी या पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये सब जो दिख रहा है बीजेपी का, ये एक बहुत ही जो घिनौना खेल जो है, और मोदी का ये जो कहना है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ऐसी भाषा तो ना कभी किसी ने बोली, ना मुझे नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो इस किस्म की बात करेगा। हालांकि इसको लेकर भी खबर आई है कि शहबाज शरीफ जो हैं और वो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात पर ये कि आप किस तरह से हमारी आवाम को आप भड़का रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि पाकिस्तान के लोगों को कि आप खुद आपको आगे आना होगा, यानी आप दूसरे देश के, पाकिस्तान से हमारे जो भी बैरी संबंध है वो अलग चीज है, लेकिन हम वहां की आवाम को भड़काने का जो काम एक कर रहे हैं मोदी, जो बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम यहाँ पर खराब करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक बात कर्नल सोफिया कुरैशी का आपने जिक्र किया, अमलेंदु जी, कल जो रोड शो था उसमें उनका परिवार भी था। आज जो खबर आई कि उनको बुलाया गया था, कलेक्ट्रेट से खबर आई थी कि आपको वहां पर रहना है। ये जो सेना का इस्तेमाल जिस तरह से मोदी लगातार कर रहे हैं, और आज उन्होंने गांधीनगर में जो बोला कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ये बात उन्होंने बोली। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को अब वो सेना के दायरे से बाहर निकाल के उसको राष्ट्रवाद में कैसे शिफ्ट कर रहे हैं ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया पर गर्व करें, जो आपके पास विदेशी सामान है उन्हें फेंकने नहीं कह रहा, लेकिन वोकल फॉर लोकल के लिए आप नया विदेशी सामान नहीं लेंगे, और आप जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है 1-2% चीजें बस आप वो खरीदें, और बाकी सभी सामान आज हिंदुस्तान में बन रहा है। तो हमको ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं जन बल से जीतना है, और जन बल मातृभूमि में पैदा हुई हर चीज से आता है। तो अब शब्दों की लफाजी का तो कोई वो नहीं है, तुलना ही नहीं कर सकते, इनके बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मोदी ने ये भी कहा आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है, होली पर रंग और पिचकारी तक विदेशों से आ रहे हैं। अब ये तो सीधे सीधे चीन की तरफ वो बात कर रहे हैं। तो अब मुद्दा ये है अमलेंदु जी कि चीन का नाम लेने में मोदी को क्या तकलीफ हो रही है, और क्यों आप ये नहीं बोल सकते कि चीन का जो सामान बन रहा है आप उसको मत खरीदिए, आप बोल नहीं पा रहे। और दूसरी बात कि चीन से जो सामान आ रहा है क्या वो भारत सरकार की मंजूरी के बगैर आ रहा है? अगर ये ब्लैक मार्केटिंग से या किसी गलत चैनल से स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है तब भी ये सरकार की विफलता है। अगर ये सरकार की मंजूरी से आ रहा है तो जब आ रहा है सामान तो लोग तो खरीदेंगे। तो यहाँ पर मोदी पूरे तरह से क्या अपने ही बातों में अपने ही फैलाए जो जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं? सर मित्रा जी, पिछले 11 सालों में चीन का ज़बरदस्त तरीके से उत्पाद भारत में आए हैं जी। और आप अगर बाज़ार में निकलें सर मित्रा जी 10 सामान लेने के लिए, तो उस 10 सामान में से 5 चीन के उत्पाद होंगे, और बाकी 5 जो होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट चीन का जरूर होगा। ये स्थिति हो गई है। अब समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का बिना नाम लिए अगर चीन पर प्रहार कर रहे हैं तो क्या अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपने ही 11 साल के शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं? अब बता रहे हैं कि गणेश जी भी आ जाते हैं और जाने क्या क्या आ जाता है, सब आ जाता है। तो महाराज ये किसके रहते हुए आ जाता है? आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर ये चला आ रहा है समिता जी, अब तो यहाँ तक है कि साहब वो जो मतलब एडवाइजरी जारी करनी पड़ी भारत सरकार को, और अमेरिका को कहना पड़ा कि अगर चीन का कोई सामान भारत के रास्ते अमेरिका पहुँचेगा तो उस पर भी लगेगा, और यहाँ कहना पड़ा कि अगर आपने इस तरीके से किया तो फिर इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। यहाँ व्यापारियों को, यहाँ की सरकार को कहना पड़ा कि आपने चीन से सामान मंगाकर और यहाँ से अमेरिका भेजा, चूँकि चीन पे टैरिफ ज़्यादा लगाया है अमेरिका ने, भारत पे उसके मुकाबले कम है, तो इसलिए वो इस रूट से भेजा जा रहा है, तो लोगों ने रास्ता निकाल लिया। तो ये आप मत कीजिए, यहाँ व्यापारियों को सरकार की तरफ से कहना पड़ा। तो जब ये स्थिति है सर मित्रा जी, तो फिर ये मोदी जी बताएं कि आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? वो जो हर घर तिरंगा अभियान सर मित्रा जी चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगे झंडे जो थे पॉलिस्टर के, ये कहाँ से आए? प्रधानमंत्री जी ये बता दें। और कौन सा उद्योगपति है जो इन झंडों को लेकर आया, बता दें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। एक जो मोबाइल कंपनी है जो देती है, डाटा देती है, जहाँ उसके जो आते हैं बड़े सस्ते जो बताए जाते हैं मोबाइल फ़ोन हैं, वो कहाँ से आते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं, क्यों नहीं रोकते अपने उस A1 A2 को जी? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर मोबाइल बन रहा है चीन में और लैपटॉप बन रहा है चीन में, तो सौमित्रा जी सवाल ये कि भारत में क्यों नहीं बन रहा? मेड इन इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये लैपटॉप आपका तो मेक इन इंडिया का नारा था, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया,
बहुत बड़ा। 11 साल हो गए आपके, 11 साल में आपने क्या 11 लैपटॉप भी बनाए भारत में। और जिन मोबाइल फोन्स की भी शर्मिष्ठा जी बात हो रही है वो बन नहीं रहे, यहाँ सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, बन एक भी मोबाइल नहीं रहा है। तो 11 सालों में आप 11 मोबाइल भी क्यों नहीं बना पाए? जो देशी कंपनियां भी कही जाती हैं वो भी बाहर से कलपुर्जे मंगाकर उसे असेंबल कर रही हैं। तो ये सारे सवाल इस सरकार की नीतियों के ऊपर है कि आप जो बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाते हुए देखे जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का ये कहना है कि साहब अगर उस समय बात सरदार पटेल की बात मान ली होती, सरदार पटेल की बात मानी थी, प्रतिबंध लगाया था, बैन किया था आरएसएस को। कौन कहता है सरदार पटेल की बात नहीं मानी? बिल्कुल मानी थी। और सरदार पटेल की चलती तो हमेशा के लिए आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देते, जनसंघ पर भी प्रतिबंध लगा देते। तो ये सरदार पटेल की बात मानी गई, लेकिन मजबूर होना पड़ता है। सवाल यह है कि अगर सरदार पटेल की बात नेहरू नहीं मान रहे थे तो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? आरएसएस क्या कर रहा था? जो मोहन भागवत बता रहे थे कि उनके स्वयंसेवक जो हैं वो 3 घंटे में तैयार हो जाएंगे, सेना को तो 3 दिन लगेंगे तैयार होने में, वो स्वयंसेवक क्या कर रहे थे? भाई जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन कबायलियों से लड़ रही थी शेख अब्दुल्ला की सेना। उन कबायलियों से लड़ने के लिए आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयंसेवक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं चले गए थे वहां लड़ने के लिए? तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहासकार नहीं हैं और प्रधानमंत्री इतिहास लिख भी नहीं सकते हैं। और जब इतिहास देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि आपके दौर में कोई उपलब्धियां हैं ही नहीं। अब आप जो है पहले कह देते हैं कि साहब वो चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, और जैसा पवन खेड़ा कह रहे थे कि बाद में बताया जाता, ये नहीं अभी नहीं हुए, 4 महीने बाद हो जाएंगे। अरे अगर आप चौथी अर्थव्यवस्था हो गए या 4 महीने बाद भी हो जाएंगे, तो 4 महीने बाद क्या जो 82 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है, वो जैसा प्रधानमंत्री खाते हैं 365 दिन में 300 दिन मखाना, वो मखाना खाने लग जाएंगे 300 दिन? छोड़िए 300 दिन, क्या 30 दिन भी मखाना खाने लग जाएंगे? तो अगर वो 30 दिन ही मखाना खाने की स्थिति में नहीं आते हैं 365 दिन में, तो प्रधानमंत्री जी चौथी व्यवस्था किसकी बन रही है? इसका फायदा किसको मिल रहा है? और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से शर्मिष्ठा जी अगर देखा जाए तो मैं सोशल मीडिया पर जो देख रहा हूँ, जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे किए जा रहे हैं कि भारत 135वें नंबर पे है। जी। अर्थव्यवस्था अगर चौथे नंबर की बनने जा रही है, बन गई है, तो भाई ठीक है, अडानी अंबानी अगर बन गए, उनकी संपत्तियाँ बढ़ गई, 4 साल में 1900 गुना बढ़ गई या 1600 गुना बढ़ गई, तो उनके बढ़ने से देश को क्या फायदा हुआ? क्या लोगों की तनख्वाहें बढ़ी? जो 8वें वेतनमान की आपने घोषणा करी, क्या वो मिल गया? क्या जो सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी थी वो मिल गई? बहुत सारे सवाल जो हैं। नौकरियों का क्या हाल है? आपने डाटा देना ही बंद कर दिया, नौकरियों का क्या होता है? वादा किया था आपने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 11 साल में क्या 22 करोड़ रोजगार मिले? और अगर 22 करोड़ रोजगार शर्मिष्ठा जी मिले होते तो आज देश में कोई बेरोजगार नहीं होता। इन 82 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज नहीं देना पड़ता अगर 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। तो आपकी सरकार हर मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है, लेकिन आप पीआर स्टंट इतना ज़्यादा करते हैं कि आपको खुद ध्यान नहीं जाता कि आपने 2 घंटे पहले क्या बोला था और 2 घंटे बाद जाकर आप क्या बोलेंगे जी। तो फिर कहेंगे कि प्रधानमंत्री इतिहासकार नहीं है। प्रधानमंत्री इतिहास लिख भी नहीं सकते हैं। हाँ, इतिहास में कूड़े के ढेर पर फेंक दिए जाएंगे, ये जरूर समझ में आता है। जी बिल्कुल। और इतिहास की बात निकली अमलेंदु जी, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, वीपी मेनन, उनकी एक किताब है। वीपी मेनन जो है वो सरदार पटेल के सहयोगी थे और वो सीधे उनको रिपोर्ट करते थे। और उन्होंने 1947 जून में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच हुई बैठक का जिक्र किया इस किताब में। और उन्होंने लिखा है कि माउंटबेटन ने महाराज से कहा था, अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो तो भारत इस पर आपत्ति नहीं करेगा। मैं आपको ये विश्वास सरदार की ओर से दिला रहा हूं। और उसके बाद वी शंकर, जो कि पटेल के राजनीतिक सचिव थे, उनकी एक किताब है माय रेमिनिसेंस ऑफ सरदार पटेल। उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि पटेल महाराजा हरि सिंह को वापस भेजना चाहते थे। पटेल के बारे में उन्होंने लिखा कि अगर जम्मू कश्मीर के शासक ये महसूस करते हैं कि उनके और उनके राज्य के हित पाकिस्तान के साथ जाने से सुरक्षित रहेंगे तो पटेल उनकी राह में आड़े नहीं आएंगे। ये बाकायदा पटेल के जो सचिव हैं, उस समय की जो घटनाएं हैं उसी का जिक्र करते हुए मैं बता रही हूँ कि ये सब उन किताबों में दर्ज है। और
जो बड़े पत्रकार हैं रशीद किदवई, उनकी एक किताब है भारत के प्रधानमंत्री, और उसमें उन्होंने इन किताबों का रेफरेंस लेते हुए ये बात कही है। तो जब इतिहास की बात निकलेगी तो फिर ये सारे रेफरेंसेस भी निकलेंगे, और उसमें ये सामने आएगा कि पटेल तो एक टाइम पर ये मान भी गए थे कि ठीक है हरि सिंह को हम जाने देते हैं, लेकिन नेहरू जी इस बात के लिए राजी नहीं थे, और उन्होंने ये कहा कि ये सीधे सीधे जो जिन्ना की बात है द्विराष्ट्र सिद्धांत की, कि हिंदू इधर और मुसलमान उधर, ये उसको मानने जैसा हो जाएगा। नेहरू उसके लिए राजी नहीं थे। और फिर बाद में जैसा सारी परिस्थितियों ने मोड़ लिया और सब कुछ हुआ, और किस तरह फिर हमारी सेना ने कश्मीर को बचाया, और उसके बाद कश्मीर हमारे साथ मिला, तो ये पूरा इतिहास है। लेकिन मोदी इस इतिहास को बहुत ही गलत तरीके से, शर्मनाक तरीके से, और ओछापन ये है कि नेहरू जी की पुण्यतिथि के मौके पर इस बात का जिक्र करके सरदार पटेल के मुकाबले उनको कमतर साबित करने की जो मोदी की कोशिश है वो सामने आ गई। अमलेंदु जी, एक और बात पर आपका जवाब चाहती हूँ। ये जो मोदी ने कहा आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं और गणेश की आंख भी नहीं खुल रही, ये सीधे सीधे, ठीक है चाइना का आपको जिक्र करना था, आप चीन का नाम नहीं ले सकते, तो आपने वहां के जो शारीरिक संरचना जो है, मंगोलियन फीचर, आपने उनका जिक्र किया, लेकिन क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं है? क्या हमारे देश में मंगोलियन फीचर्स वाले लोग नहीं है? क्या पूर्वोत्तर के लोग इस बात से आहत नहीं होंगे? किस तरह से आप उनकी छोटी आंखों का जिक्र करके आप चीन पर निशाना साधने की आपने कोशिश की, लेकिन असल में आप अपने लोगों को भी अपमानित कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल समिता जी, पूरे पूर्वोत्तर भारत को अपमानित कर रहे हैं। पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है उसी मतलब उनका वो है मंगोलियन जो है, मतलब भारत में 3 है, आर्य, द्रविड़, मंगोलियन, और चौथे आदिवासी, 4 आप कह सकते हैं। तो मंगोलियन ही है वो, तो आप उसी पर आप प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समिता जी, ये सिर्फ मंगोलियन पर प्रहार नहीं है, ये जो इशारा है, ये आज जो बिहार में घटना है ये हुई है, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, क्या उस पर भी उनका इशारा है क्या? जी, तो मतलब जैसे मैंने कल भी कहा था समिता जी, प्रधानमंत्री का हर बार मुकाबला नीचे गिरने में खुद से होता है, उनसे खुद से होता है। तो प्रधानमंत्री हर बार ये कोशिश करते हैं कि कल जितना नीचे गिरे थे उससे ज़्यादा नीचे गिर जाएं। तो आज प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि कल वो जितना नीचे गिरे थे उससे और ज़्यादा नीचे गिर जाएं। तो ये उनकी एक कला है, वो नीचे गिरना उनको पसंद है, तो वो नीचे गिरते ही चले जाते हैं। तो ये भी नीचे गिरने वाली एक टिप्पणी है। दूसरी बात समित्रा जी, इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू और पटेल का जिक्र किया, प्रधानमंत्री को शायद मालूम नहीं है और जानना भी नहीं चाहेंगे, चूँकि अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते, उनकी अज्ञानता ही प्रदर्शित होती है। राजा हरि सिंह ने पंडित नेहरू को गिरफ्तार कराया था, पंडित नेहरू जब गए थे कश्मीर जी, और उनके सैनिकों ने बर्छियां अड़ा दी थी, और पंडित नेहरू बर्छियों को चीरते हुए आगे बढ़े थे, और पंडित नेहरू की पसलियों में बर्छियां लग गई थी। ये इतिहास है। और ये राजा हरि सिंह जो थे पाकिस्तान के साथ जाके समझौता कर चुके थे, और पाकिस्तान कह रहा था अपने में मिला लो, तो वहाँ पहले समझौता हो चुका था। जब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारे साथ मिलाइए पाकिस्तान में, और तब तक जब कबायलियों ने हमला कर दिया तो भाग के आए थे यहाँ, और तब सरदार पटेल ने कहा था कि भगाओ इसको, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, आए हो तो करो समझौता और भारत में शामिल हो गए, अलग राष्ट्र की तुमको मान्यता नहीं देंगे। और तब बैठकर दस्तखत कराए गए थे राजा हरि सिंह से। ये इतिहास है। तो नरेंद्र मोदी के जो सांस्कृतिक और राजनीतिक पुरखे हैं, उनकी तरीके से नहीं था। वो तो अंग्रेजों की भर्तियां करवा रहे थे सेना में जी। ये इतिहास है। तो मोदी जी, अगर आप इतिहास की बातें करेंगे तो आपका इतिहास बहुत विकृत निकलेगा, पूरा आपका संघ परिवार मुंह नहीं छिपा पाएगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो इसलिए मोदी जी वर्तमान में रहिए, जहां आप हैं उसी में आपके 72 छेद हैं, पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो सूप बन जाएगा पूरा। जी बिल्कुल, मोदी वर्तमान में रहना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। या तो वो 2047 की, 2050 के भारत की बात करते हैं, या कि वो 1947 और 1950 के भारत की बात कर रहे हैं। ना उनको इतिहास पता है, और भविष्य में भी वो किस तरह से क्या योजना बना रहे हैं, ये आज की उनकी बातों को सुनकर समझा जा सकता है। अभी विक्रम मिस्री जो जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष 21वीं सदी के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट, सैन्य साझेदारी, तीव्र व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देना, इस समझौते, इन 3 मुद्दों पर बात करने के लिए विक्रम मिस्री जा रहे हैं कि मोदी जी फरवरी में जो बात करके आए थे, अब वो उनको आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरफ आप बोल रहे हो मेक इन इंडिया, और हमको पूरा आप यहीं पर बनी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को आप ये नसीहत दे रहे हैं। दूसरी तरफ
आप इस तरह से अमेरिका के आगे और सरेंडर होने के लिए अभी पहुंच रहे हैं। एक बार एक डेलीगेशन आपने भेज दिया, आपसे उसका मतलब नहीं सध पाया, तो अब आपके विदेश सचिव वहां पर जा रहे हैं। और इस बीच देश में जो है ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिशें मोदी कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरी बीजेपी कर रही है। खबर यह आई है कि यूपी में सरकार ने फैसला लिया है कि अब से शादी में दुल्हन को गिफ्ट में सिंदूरदानी भी दी जाएगी। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब दुल्हन को सिंदूरदानी भी गिफ्ट की जाएगी। तो ये इस सोच के साथ बीजेपी जो है देश में इस फिलहाल काम कर रही है, राज कर रही है, और उसकी इसी ओछी राजनीति पर कांग्रेस जो है लगातार प्रहार कर रही है। आगे और बीजेपी कितना नीचे गिरती है और किस तरह से एक सैन्य पराक्रम और सैन्य उपलब्धि को मोदी की उपलब्धि के तौर पर पेश करती है, ये भी अब और देखेंगे हम। तो अमलेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए।